हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट, कैसे प्रिंटिंग की शुरुआत हुई इन ईस्ट एशिया एंड उसके बाद इट एक्सपेंडेड टू यूरोप एंड इंडिया। और प्रिंट के आने के बाद सोशल लाइफ और कल्चर में क्या क्या चेंजेस हुए हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरू करेंगे विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी इन चाइना, जापान एंड कोरिया। चाइना की बात करें तो यहाँ पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर थी इन द 7th सेंचुरी। इस टेक्निक का यूज करके ये लोग टेक्स्ट प्रिंट किया करते थे ऑन सिल्क एंड ऑन पेपर। अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था क्या, तो इसमें वुड ब्लॉक को लेते थे, उसके बाद जो भी इन्हें टेक्स्ट या जो इमेज इन लोगों को प्रिंट करनी होती थी उसको इसके ऊपर कार्व कर देते थे। उसके बाद इसके ऊपर इंक लगाते थे और इसको प्रेस कर देते थे ऑन द पेपर। तो इस तरह वो जो इमेज या जो टेक्स्ट होता था वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता था। बट कार्व करते टाइम ये इंपॉर्टेंट था कि जो भी आपको प्रिंट करना है उसे आप रिवर्स फॉर्मेट में कार्व करो, जिससे कि जब उसका प्रिंट आए तो वो आपको एग्जैक्ट सही मिले। ठीक है, तो ये था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। इसमें वुड ब्लॉक का यूज होता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो भी इसी प्रिंटिंग का यूज करती थी फॉर ऑफिशियल पब्लिकेशंस। एंड ऑल्सो बाय 11th सेंचुरी मैकेनिकल प्रिंटिंग स्टार्टेड, यानी कि 11th सेंचुरी के आते आते चाइना में मैकेनिकल प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, प्रिंटिंग यूजिंग मशीन्स। ठीक, अब चाइना से ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पहुंची जापान। अब कैसे पहुंची? सो इट वाज स्प्रेड बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज। ठीक है, तो ये लोग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को लेकर गए फ्रॉम चाइना टू जापान। जापान में इस टेक्नोलॉजी, इस मेथड का यूज करके काफी सारी बुक्स प्रिंट की गई अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग कंसेप्ट पर। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कैसे ये जो इनिशियल टेक्नोलॉजी थी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, इसका यूज स्टार्ट हुआ इन चाइना, वहां से ये पहुंची जापान। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ प्रिंट कम टू यूरोप। तो यूरोप ये टेक्निक पहुंची विद द हेल्प ऑफ मार्को पोलो। ये चाइना से वापस लौटे इन 13th सेंचुरी और फिर यूरोप में आके इन्होंने इंट्रोड्यूस की इनकी नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, तो इस तरह ये जो इनिशियल वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी ये यूरोप में इंट्रोड्यूस हो गई। इसके बाद जॉन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में इन 1430 इन्वेंट की गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस। ठीक, यहाँ पर जो पहली बुक प्रिंट हुई थी वो थी बाइबल, और इन्होंने 3 साल में इसकी 180 कॉपीज प्रिंट की थी। उस टाइम के अकॉर्डिंग ये काफी बढ़िया स्पीड थी, और इसमें इन्होंने यूज किया था ऑफ मेटल मूवेबल टाइप। ठीक है, इसकी वजह से इनकी क्वालिटी और स्पीड दोनों ही इंप्रूव हो गई थी, और ये 3 साल में 180 कॉपीज प्रिंट कर पाए थे। एंड दिस लेड टू प्रिंट रिवॉल्यूशन इन यूरोप, एंड इसकी वजह से यूरोप में आया प्रिंट रिवॉल्यूशन। अब प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या है वो पढ़ने से पहले हम एक बार समझते हैं मेटल मूवेबल टाइप क्या होता है। ठीक है, तो इस मेथड में ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले मेटल के इंडिविजुअल लेटर्स और सिंबल बनाते थे। उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखना होता था उसके अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करते थे और आराम से वो चीज प्रिंट हो जाती थी। ठीक है, तो इससे स्पीड भी बढ़ती थी और साथ में क्वालिटी भी। तो ये हो गया मेटल मूवेबल टाइप। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इसका इम्पैक्ट। सो प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या था, तो ये था शिफ्ट फ्रॉम हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, यानी जो अभी तक लोग हाथों से लिखा करते थे उससे शिफ्ट होकर अब मशीन्स का यूज स्टार्ट हो गया था फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, एंड इट क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन इन कम्युनिकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, और इसकी वजह से एक अलग ही रिवॉल्यूशन आ गया, बिकॉज एक तरीके से ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी बना एंड मोड ऑफ नॉलेज शेयरिंग भी बना, जिसकी वजह से आगे जाके हमें बहुत सारे अलग अलग चीजें, अलग अलग चेंजेस देखने को मिले इन कल्चरल एंड सोशल लाइफ। अब हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पैक्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट एसेसिबिलिटी। तो देखो, अब बुक्स चीपर रेट्स पर अवेलेबल हो गई थी, सो नाउ दे वर अफोर्डेबल फॉर द मिडिल क्लासेस। अभी तक क्या होता था कि जब भी कोई बुक आती थी तो लोग उसे अपने हाथों से लिखते थे। अब उसकी जब नई कॉपी बनेगी तो वो भी हाथों से ही लिखी जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था और ऊपर से कॉस्टली भी। बट अब क्योंकि प्रिंटिंग आ गई, मशीन वाली प्रिंटिंग आ गई, तो बहुत सारी बुक्स प्रिंट होने लगी, इस वजह से उनका प्राइस चला गया नीचे। तो अब जो मिडिल क्लास लोग थे वो भी बुक खरीद पा रहे थे, उन्हें पढ़ पा रहे थे, एंड दिस लेड टू स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। अब जब लोग ये बुक्स पढ़ेंगे तो उन तक एजुकेशन भी पहुंचेगा और साथ में इससे लिटरेसी भी स्प्रेड होगी। नेक्स्ट, आइडियाज एंड डिबेट। सो इट एनकरेज क्वेश्चनिंग ऑफ अथॉरिटी। अब क्योंकि लोगों के पास नई नई नॉलेज आ रही थी, उन्हें नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, एक तरह से कम्युनिकेशन का मेथड भी हो गया था। कोई अपने व्यू पॉइंट्स लिख देता था, दूसरा उसे पढ़ता था, तो उस तक भी वो बात पहुंच पा रही थी। तो अब क्या हुआ, अब लोगों ने शुरू कर दिया अथॉरिटीज को क्वेश्चन करना, स्पेशली जजेस को। ठीक है, एंड दिस प्लेड अ रोल इन रिफॉर्मेशन एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो इसीलिए जो बुक्स थी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन रिफॉर्मेशन, जो आगे जाके चेंजेस हुए उनमें, और साथ में जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया उसमें भी। ठीक है, एंड थर्ड इज रीडिंग कल्चर। तो ओरल रीडिंग काफी टाइम तक कंटिन्यू रही, यानी कि कोई एक बुक खरीदता था और फिर उसे पढ़ते थे ओरली, ताकि सब लोग सुन पाए। इसके अलावा अब हमें इंडिविजुअल साइलेंट रीडिंग भी देखने को मिली, ये भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, बिकॉज अब लोग अपनी अलग अलग बुक परचेज कर पा रहे थे, तो अकेले बैठकर शांति से पढ़ लिया करते थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि रीडिंग पब्लिक काफी बढ़ गई थी, लोग बहुत थे जिन्हें बुक पढ़ने में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मोर जॉनर्स वर इमर्जिंग। ठीक है, बहुत अलग अलग थीम्स वाली बुक आ रही थी, जैसे कि फिक्शन, रोमांस, साइंटिफिक टेक्स्ट, अलग अलग कंसेप्ट लाए जा रहे थे ताकि लोगों को वैरायटी मिले। ठीक, तो ये तो होगा इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। तो इस प्रिंटिंग की वजह से कैसे रिलीजियस डिबेट्स हो रही थी एंड व्हाई देयर वाज अ फियर ऑफ प्रिंट। तो सबसे पहले जानते हैं अबाउट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ये था क्या, तो ये 16th सेंचुरी का रिलीजियस मूवमेंट था,
जो कि चैलेंज कर रहा था कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को, ठीक है। इसी मूवमेंट को कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय मार्टिन लूथर इन 1517। इन्होंने प्रिंट किए थे 95 थीसिस, जिसमें इन्होंने चर्च के करप्शन को क्रिटिसाइज किया था, उसके बारे में लिखा था। साथ में इन्होंने ओपनली इन्वाइट भी किया था कि मैं डिबेट करने के लिए भी रेडी हूँ इन सारी चीजों के रिगार्डिंग। ऑल्सो इसी टाइम पर जो बाइबल थी उसे जर्मन में ट्रांसलेट किया गया था और उसे बहुत ज्यादा प्रिंट भी किया गया था, बिकॉज ऑब्वियसली लोग पढ़ रहे थे, लोग ले रहे थे। और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंट हेल्प्ड स्प्रेड प्रोटेस्टेंट आइडियाज एंड वीकनिंग कैथोलिक चर्च। प्रिंट की वजह से जो प्रोटेस्टेंट आइडिया थे वो स्प्रेड हो रहे थे और इससे जो कैथोलिक चर्च का कंट्रोल था वो धीरे धीरे वीक हो रहा था। लोगों ने उनसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, उनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, और साथ में अलग अलग लोग अपनी थीसिस भी लेकर आ रहे थे जिसमें वो इनका करप्शन के बारे में ओपनली बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन एमर्ज होता है कि प्रोटेस्टेंट आइडियाज क्या होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं वो आइडियाज जो बिलीव करते हैं इन द अथॉरिटी ऑफ बाइबल, जिनका मानना है कि सैल्वेशन आपको मिलेगा थ्रू फेथ एंड ग्रेस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रोटेस्टेंट आइडियाज। नाउ नेक्स्ट, अब इस चीज पर कैथोलिक चर्च का क्या रिएक्शन आ रहा था जब वो देख रहे थे कि भाई लोग बुक पढ़ रहे हैं, कोई अपनी थीसिस लिख रहा है और ये सारी चीजें किसी ना किसी तरह से हमारे अगेंस्ट वर्क कर रही हैं। तो उन्होंने इम्पोज कर दिया इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, ठीक है, ताकि ये जो सारे आइडियाज थे ये इन्हें सेंसर कर पाए, इन्हें रोक पाए। अब ये इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स था क्या? तो ये एक लिस्ट ऑफ बुक्स थी जो कि हार्मफुल कंसिडर की जाती थी फॉर देयर फेथ एंड मोरल, ठीक है। तो इन्होंने इनका पब्लिकेशन रोक दिया, इसको सेंसर कर दिया, ठीक। तो ये इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इन्हें डर लग रहा था कि अगर लोग ऐसे ही पढ़ते रहे, एजुकेट होते रहे, इनके आइडियाज ट्रेवल करते रहे तो फिर हमारी जो पावर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी इवेंचुअली, ठीक। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे द रीडिंग मेनिया इन द 18th सेंचुरी इन यूरोप के बारे में। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि हमें देखने को मिली राइज ऑफ लिटरेसी, एंड 18th सेंचुरी तक जो लिटरेसी रेट्स थी यूरोप में वो एकदम ड्रास्टिकली बढ़ी, ठीक है। प्रिंटिंग हाउसेज जो थे वो फ्लरिश कर रहे थे लंदन में, पेरिस में, एम्स्टर्डम में, बिकॉज अब लोगों को पढ़ना बहुत पसंद था। अलग अलग तरह की बुक्स आ रही थी, तो बहुत सारी बुक पब्लिश हो रही थी, प्रिंट हो रही थी। टाइप्स ऑफ बुक की बात करें तो हमें बहुत अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे एल्मेनेक्स, फोक टेल्स, बैलेट्स, चैप बुक्स, ठीक है। साथ में बहुत अलग अलग एनलाइटमेंट थिंकर्स भी थे जो कि अपने आइडियाज, अपनी नॉलेज को स्प्रेड किया करते थे यूजिंग दिस प्रिंट, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट प्रिंट। अब हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ बुक पढ़ी जिसमें हमने 2-4 नाम देखे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम इनके मीनिंग देखते हैं, स्टार्टिंग विद एल्मेनेक। तो सबसे पहले तो इसे हिंदी में बोलते हैं पंचांग, ठीक है। ये एक बुक होती है जो कि हर साल पब्लिश की जाती है और ये कंटेन करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड द फेसेस ऑफ मून, ठीक है। नंबर 1 क्लियर। दूसरा फोक टेल्स, तो ये क्या होती है? ये होती है ट्रेडिशनल स्टोरीज जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास होती हैं। बैलेट्स, तो ये होता है एक लॉन्ग सॉन्ग या पोएम जो कि आपको कोई स्टोरी बताता है, ठीक है। तो जब कोई स्टोरी होगी इन अ लॉन्ग सॉन्ग या फिर इन अ पोएम तो उसे हम कहेंगे बैलेट। एंड लास्ट इज चैप बुक। तो ये क्या थी? ये एक स्मॉल पैम्फलेट थी जो कि टेल्स या स्टोरीज को कंटेन किया करती थी और इन्हें सोल्ड किया करते थे पेडलर्स, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचने के लिए घुमा करते थे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया चारों ही तरह की बुक्स जो कि देखने को मिले हैं यूरोप। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो प्रिंट ने हेल्प किया एनलाइटनमेंट आइडियाज को स्प्रेड करने में, जैसे कि आइडियाज रिलेटेड टू लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच रहे थे थ्रू द हेल्प ऑफ प्रिंट। लोग क्वेश्चन करने लगे थे अबाउट मोनार्की, अबाउट क्लर्जी, कि भाई इन लोगों को इतने सारे प्रिविलेजेस क्यों मिल रहे हैं। तो अलग अलग क्वेश्चंस थे लोगों के मन में जो अब आ रहे थे और वो क्वेश्चन कर रहे थे टू दीस अथॉरिटीज। अब ये हो क्यों रहा था? सो इट वाज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ द प्रिंट। पब्लिक डिस्क्लोजर देखने को मिल रहे थे, यानी कि बुक्स, न्यूज़पेपर, कार्टून जो थे वो एक कल्चर ऑफ डिबेट क्रिएट कर रहे थे। लोग पढ़ते थे, लोग आपस में डिस्कस करते थे, कम्युनिकेट करते थे। तो ये कम्युनिकेशन कल्चर, एक डिबेट कल्चर भी इससे स्टार्ट हो रहा था। नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ अथॉरिटी। तो जो प्रिंट था दैट अंडरमाइंड द मोनार्की एंड प्रमोटेड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, यानी कि प्रिंट की वजह से जो मोनार्की थी इट वाज नाउ बिकमिंग वीकर। अब वो कमजोर पड़ रही थी बिकॉज लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, लोगों के पास नए नए आइडियाज आ रहे थे, लोगों की नई नई डिमांड्स आ रही थी और साथ में इससे ही रिवॉल्यूशनरी आइडियाज प्रमोट हो रहे थे, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या था? तो रिजल्ट ये था कि प्रिंट इज सीन एज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। प्रिंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था दैट हेल्प ब्रिंग अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बट ये इकलौता फैक्टर नहीं था, अलग अलग काफी सारे फैक्टर्स है और उसमें से जो प्रिंट था इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे द 19th सेंचुरी एक्सपेंशन ऑफ प्रिंट। कैसे जो प्रिंट था इट एक्सपेंडेड। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ एंड इट एनेबल्ड मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स यूजिंग स्टीम पावर्ड प्रिंटिंग प्रेसेस, यानी कि अब जो स्टीम पावर्ड प्रिंटिंग प्रेस थी उनको यूज करके आप मास लेवल पे बहुत ही ज्यादा बुक जो थे आप उन्हें प्रोड्यूस कर सकते थे। ऑल्सो पेपर जो था वो अब सस्ता हो गया था तो और ज्यादा बुक्स जो थी वो प्रिंट हो रही थी। और इस टाइम पर हमें देखने को मिलता है राइज ऑफ नॉवेल्स। नॉवेल्स जो थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी लोगों के बीच 18th एंड 19th सेंचुरी। सीरियलाइज नॉवल जो थी उनकी रीडरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सीरियलाइज नॉवल यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो नॉवेल्स जिनके काफी सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसी नॉवेल्स की जो रीडरशिप थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ऑथर्स, कुछ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फेमस ऑथर्स थे उसमें थे चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी एंड जेन ऑस्टिन। इसके बाद बात करें बच्चों की और वुमेन की, तो क्योंकि स्कूल की ग्रोथ हो रही थी, एजुकेशन की ग्रोथ हो रही थी, तो हमें बहुत सारे बच्चों की बुक्स भी इस टाइम पर देखने को मिली। साथ में बहुत सारी वुमेन ऐसी भी थी जो राइटर भी बनी थी अपार्ट फ्रॉम रीडिंग द बुक्स, यानी कि वुमेन बुक तो पढ़ी नहीं थी बट काफी सारी वुमेन राइटर भी बन गई थी, जैसे कि जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्ज सिस्टर्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इंडिया में प्रिंट से क्या क्या हुआ। अब देखो अर्ली इंडिया की बात करें तो हमें देखने को मिलते हैं हैंड रिटन पाम लीव्स एंड बार्क मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये सारा ही कुछ हैंड रिटन होता था और ये या तो पाम लीव्स या फिर ट्री की बार्क के ऊपर लिखा जाता था, ठीक।
ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, फ्रेजाइल होती थी, डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस होती थी, डिफिकल्ट टू ट्रांसफर होती थी, डिफिकल्ट टू कैरी होती थी, ठीक है, क्योंकि हर स्क्रिप्ट में आपको अलग अलग हैंडराइटिंग मिलती थी, कई बार आपको वो समझ नहीं आती थी, ये बहुत फ्रेजाइल होती थी, आप इन्हें आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, लेके नहीं जा सकते थे, तो इनके बहुत सारे अलग अलग इशूज थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। तो जो पोर्चुगीज थे उन्होंने प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस की थी इन गोवा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1556, और इन्होंने जो पहली बुक प्रिंट की थी वो इन्होंने की थी इन तमिल लैंग्वेज, इन्होंने इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में नहीं की थी। जो पहली बुक इंडिया में प्रिंट हुई थी दैट वाज इन तमिल, बुक का नाम था क्रिश्चियन कैटेसिज्म, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं अबाउट वर्नाक्युलर प्रिंटिंग, यानी कि वो वाली प्रिंटिंग जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रही थी, उन लैंग्वेजेस में हो रही थी जो कि लोग समझ पाते थे, उनकी कॉमन यूज वाली लैंग्वेज में। बाय द 19th century प्रिंटिंग स्प्रेड टू बंगाली, मराठी, तमिल, उर्दू एटसेट्रा। राजा राम मोहन रॉय पब्लिश जनरल एंड न्यूज़पेपर्स। तो राजा राम मोहन रॉय अपने जर्नल्स और अपने न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया करते थे, जिससे कि वो अपने जो व्यूज थे वो लोगों तक पहुंचाते थे। मूविंग फॉरवर्ड, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स इन इंडिया। तो ये अब हम डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिंट। स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, प्रिंट एंड रिलीजन। सो रिलीजियस ग्रुप यूज प्रिंट टू प्रमोट देयर फेथ एंड अटैक अदर्स। जो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप थे वो क्या करते थे, अपने फेथ को प्रमोट करते थे, उसके रिलेटेड चीजें बढ़िया बढ़िया लिखा करते थे और दूसरे फेथ्स को अटैक किया करते थे थ्रू दिस प्रिंट। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, वो सारे ही लोग इस प्रिंट को अपने अपने पर्पस, अपने अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया करते थे, ठीक है, अपने टीचिंग फैलाने के लिए, अपने आइडियाज को एक्सप्रेड करने के लिए। तो ये अपने अपने पर्सनल यूज के अकॉर्डिंग प्रिंट को यूज कर रहे थे। सोशल रिफॉर्म की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, जिन्होंने प्रिंट का यूज किया टू फाइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन्स ऑपरेशन, ठीक है। तो इनका मोटो क्या था कि ये प्रिंट को यूज करके कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और वुमेन ऑपरेशन के बारे में लोगों तक पहुंचाएं और इसके अगेंस्ट फाइट करें। नेक्स्ट, बैकलैश। तो जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थे उन्होंने प्रिंट का यूज किया टू डिफेंड देयर ट्रेडिशन। जो रूढ़िवादी सोच के लोग थे, जो रूढ़िवादी सोसाइटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने प्रिंट का यूज करके जस्टिफाई किया कि जो भी इतने ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं वो सारे ही ठीक है। प्रिंट क्रिएटेड पब्लिक डिबेट्स एंड डेमोक्रेटिक स्पेस। तो प्रिंट की वजह से क्या हो रहा था, एक तो लोग पढ़ रहे थे तो आपस में डिबेट कर रहे थे, दूसरा एक डेमोक्रेटिक स्पेस क्रिएट हो गया था, यानी कि लोगों के जो भी व्यूज थे, जो व्यू पॉइंट थे, वो उसे फ्रीली रख पा रहे थे, ठीक है। तो इससे उन्हें फ्रीडम भी मिला। नेक्स्ट, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। एक नई फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन स्टार्ट हुई जिन्हें कहा जाता था न्यूज़पेपर। ये बने सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया। दे प्लेड अ की रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट आइडिया। इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट आइडिया को स्प्रेड करने में इन इंडिया। एग्जाम्पल के लिए वी हैव केसरी एंड अमृता बाजार पत्रिका, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द न्यूज़पेपर जो कि इनिशियली हमारे इंडिया में स्टार्ट हुए थे। इसके बाद बात करें अबाउट कार्टून्स एंड सटायर्स। तो ये यूज किए जाते थे टू क्रिटिसाइज पॉलिटिकल रीडर्स एंड कॉलोनियल रूल। ये हर कोई समझ लेता था, अगर आप नहीं भी पढ़े तो भी आप कार्टून देख के एक बार अंदाजा लगा लेते थे, ठीक है। तो एक इजी वे था लोगों तक इन्फॉर्मेशन, लोगों तक बात पहुंचाने की यूजिंग कार्टून्स। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो कॉलोनियल रूल के क्या कंसर्न थे, तो ब्रिटिशर्स वर वरीड अबाउट रिबेलियस आइडियाज स्प्रेडिंग थ्रू प्रिंट। अभी जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें चिंता होने लगी कि अब ये जो लोग हैं इनके पास धीरे धीरे नए नए आइडियाज पहुंच रहे हैं, नेशनलिस्ट फीलिंग इनकी इवॉल्व हो रही है, तो ये हमारे लिए डेंजरस है। तो ये लेकर आई सेंसरशिप एक्ट, जिसका नाम था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसने गवर्नमेंट को पावर दी कि ये सेंसर कर सकती है रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन वर्नाक्युलर प्रेस, यानी कि अगर कोई भी रिपोर्ट है या कोई भी एडिटोरियल है जो कि इन्हें लगता है कि वो इनके अगेंस्ट है या सही नहीं है, तो ये उसे रिमूव कर सकते हैं। सो दिस एक्ट गिव ब्रिटिशर्स दिस पावर। इससे अब ब्रिटिशर्स को फायदा क्या होने वाला था, तो एक तरह से कंट्रोल कर रहे थे कि लोगों तक क्या पहुंच रहा है, कुछ ऐसा ना पहुंचे जिससे कि उनमें देशभक्ति की भावना जागे या उनको हमारे रूल की जो कमियां हैं वो समझ आए, ठीक। तो इसीलिए ये लेकर आए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट, दिस लेड टू प्रोटेस्ट बाय नेशनलिस्ट एंड ग्रोथ ऑफ अंडरग्राउंड लिटरेचर। अब इसकी वजह से क्या हुआ, काफी सारे नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद दिस एक्ट। बिकॉज एक तरह से जो उनका फ्रीडम था, जो लिबर्टी थी, वो इस एक्ट की वजह से उनसे छीन ली गई थी। साथ में इट ऑल्सो लेड टू अंडरग्राउंड लिटरेचर, यानी कि अभी भी जो इनके व्यू पॉइंट्स थे, जो इनके एडिटोरियल्स थे, वो ये लोग लिख रहे थे, बट उसे वो अंडरग्राउंड ही सप्लाई कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे। बिकॉज अगर वो न्यूज़पेपर में जाएगा या वर्नाक्युलर प्रेस में जाएगा तो वो लोग उसे वहीं से सेंसर कर देते, ठीक है। तो इस रीजन से स्टार्ट हुआ था अंडरग्राउंड लिटरेचर। Next, what do we conclude after this chapter? So print transformed the world by democratizing access to knowledge, यानी कि जो नॉलेज थी अब वो लोगों तक पहुंच रही थी, लोगों को एक्सेस मिल रहा था। तो ये जो प्रिंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी तक जो नॉलेज थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, जो कि सिर्फ अपर क्लासेस या फिर जो बिजनेसमैन थे उन तक थी, नाउ इट वाज रीचिंग ईच एंड एवरी वन। इट enabled the rise of individualism, reforms, revolution and nationalism। और इसी की वजह से जो आपको राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म देखने को मिलता है, नेशनलिज्म देखने को मिलता है, रिफॉर्म देखने को मिलती है, रिवॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, इन सारी ही चीजों में प्रिंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। इन इंडिया प्रिंट वॉज अ टूल ऑफ कॉलोनियल कंट्रोल एंड अ वेपन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऑल्दो उन्होंने अपना वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा दिया था, बट स्टिल हमने पढ़ा कि कैसे अंडरग्राउंड लिटरेचर शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये एक तरीका था जिसके थ्रू इंडियंस ने अपना रेजिस्टेंस भी शो किया। सो विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 5 विच वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री वो हो चुका है कंप्लीट। अब अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। साथ में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि लेक्चर कैसा लगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।